Hello students, today we'll start with second chapter, history from threat to territory. Now we are particularly talking about India, so we are going to see how India came under the rule of the British, how the Britishers entered India, and then what all happened and what consequences and what exploitations the Indian had to face. In the lower standards, you all must have studied that India was ruled by many rulers, kings, nawabs. Okay, so there were many rulers from different territories. Now we are going to see how the rule of those people who ruled over India, who belong to India, how their rule stopped and how the Britishers came here. Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. He established control over a very large part of territory that is now known as India. तो जैसे मैंने पहले बताया, इंडिया को बहुत सारे रूलर्स ने रूल किया था. इसमें मराठास भी थे, मुगल्स भी थे, और जो लास्ट मुग़ल रूलर था जिसने हमें रूल किया था वो था औरंगज़ेब. और उसने काफ़ी टेरिटरी जो है इंडिया में काफ़ी टेरिटरी कैप्चर की थी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. मोस्टली उसका ही रूल चलता था. नाउ आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुग़ल गवर्नर्स, अभी क्योंकि ये लास्ट एम्परर था औरंगज़ेब हु रूल द होल ऑफ इंडिया, तो उसके बाद जो छोटे गवर्नर्स वगैरह थे, ज़मींदार थे, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लगा. तो उन्होंने क्या किया, इतने बड़े कंट्री को संभालने से अच्छा दे डिवाइडेड द अथॉरिटी और पावर. तो उन्होंने क्या किया, रीजनल किंगडम्स सेट किए, यानी कि ये वाला राज्य ये वाला सूबेदार संभालेगा, ये वाला राज्य ये वाला ज़मींदार को दे दो संभालने के लिए. सो लाइक दिस इट गॉट डिवाइडेड. नाउ एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स emerged in various parts of India, दिल्ली no longer functioned as an effective center. अभी क्योंकि सब लोगों ने अपना अपना जो है रीजन चूज़ कर लिया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो क्या होने लगा, जो दिल्ली था मेन सेंटर था सब कुछ कैरी आउट करने का, एडमिनिस्टर करने के लिए, तभी दिल्ली इतना इफ़ेक्टिवली हैंडल नहीं हो रहा था. वहाँ पे जो फंक्शंस कैरी आउट होने चाहिए थे अब वो नहीं हो रहे थे. देन व्हाट हैपेंड बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, however a new power was emerging on the political horizon, the British. जब 18th century का हाफ ख़त्म हो चुका था तब एक न्यू पावर एमर्ज होने लगा पॉलिटिकली, वो थी ब्रिटिश. तो ब्रिटिश एंटर हुए थे इन द लेट 18th century. देन वो आए कैसे थे, डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज. तो अभी यहाँ पे कोई नहीं चाहता था कि ब्रिटिशर्स आए थे किस पर्टिकुलर रीज़न से. उनका रीज़न था कि उन लोग को टेरिटरीज यानी कि राज्य को हथियाना था, कैप्चर करना था. लेकिन यहाँ पे वो तो जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेडर्स आए थे. ट्रेडर्स पता है, जो चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं. तो ट्रेडिंग कंपनी वो लोग यहाँ पे आए थे और उन लोग का मेन मकसद था टेरिटरीज को हथियाना. देन हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ वास्ट एम्पायर. तो अभी इस चैप्टर में वी विल कम टू नो हाउ दे बिकेम द मास्टर्स ऑफ द वास्ट एम्पायर, यानी कि जो इंडिया है उसे कैप्चर कैसे किया उन्होंने. इन दिस चैप्टर यू विल कम टू नो दिस. नाउ द ब्रिटिशर्स हैड कम टू इंडिया, सो ऑफकोर्स कुछ तो रूट होगा, किसी रास्ते से वो लोग आए थे. तो वो लोग थ्रू सी इंडिया आए थे. ओके, सो दिस इज़ द रूट इन द 18th century. तो बाय सी ही ट्रैवल करते थे तभी. तो here in the map you can see, here is the British island. From here they traveled through sea, then they reached
Cape of Good Hope, then they came to India over here. Now East India Company comes east, यानी कि ईस्ट में है इंडिया ही, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ईस्ट आती है, तो दिस इज टूवर्ड्स द ईस्ट, तो इंडिया आती है. देन इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट. तो यहाँ पे एक चार्टर यानी कि यहाँ पे उन्होंने एक परमिशन लिया था कि वो ट्रेड कर सके ईस्ट के साथ, यानी कि ईस्ट के कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सके. तो ये राइट उन्होंने वहाँ के जो रूलर थे, तभी क्वीन एलिजाबेथ थी वहाँ की जो रानी थी, तो उनसे परमिशन लेके दे केम. दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete with the ईस्ट इंडिया कंपनी. तो इसका मतलब, ये चार्टर का मतलब, ये परमिशन का मतलब था कि और कोई कंपनी या फिर और कोई ट्रेडिंग ग्रुप इंग्लैंड में जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबरी में नहीं आ सकता था. ये सिर्फ सोल परमिशन सिर्फ ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ही थी. विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस दी ओशंस. तो ये चार्टर या फिर ये परमिशन के हिसाब से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सी में वेंचर कर सकती थी, यानी कि वो सी के रास्ते किसी भी आइलैंड पर या फिर किसी भी कंट्री पर जा सकते थे. लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट अ चीप प्राइस. तो वो लोग सी के रास्ते किसी भी आइलैंड पर जा सकते थे, किसी भी नए जगह पर जा सकते थे और देख सकते थे कि कहाँ पे उन्हें सस्ते दामों में गुड्स मिले. एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइस. अभी मेन मकसद उनका क्या था, जब ये चार्टर या परमिशन उन्होंने लिया तो वो दूसरे देशों में जाके सस्ते दामों में चीज़ें खरीद कर उसे फिर से यूरोप लाकर उसे हायर प्राइसेस में वहाँ पे बेच सके. क्यों बेच सके, अभी मेन एम क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट कमाना. तो द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज. अभी यहाँ पे उनको एक बेनिफिट भी हो गया है, क्योंकि ये चार्टर उन्होंने लिया था तब ये भी मेंशन किया था कि और कोई कंपनी उनके कंपटीशन में नहीं रहेगी, इसीलिए उनको कंपटीशन का भी डर नहीं था. मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर. अभी यहाँ पे मर्केंटाइल मीन्स ऐसा बिजनेस या फिर ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट बनाती है मेनली ट्रेड की वजह से. ओके, जैसे कि सस्ते दामों में चीज़ें खरीदना और इसे हायर प्राइसेस में बेचना. तो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज उन दिनों में प्रॉफिट ऐसे ही बनाती थी कंपटीशन को एक्सक्लूड करके. अगर कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो प्रॉफिट अच्छा खासा उन लोग कमा सकते हैं. सी फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू, अगर 2 कंपनीज होंगे तो क्या होगा, दूसरी कंपनी अपना जो प्राइस है वो कम रखेगी, तो मेरा जो सेल है वो कम हो जाएगा. फिर मैं क्या करूँगी, मैं भी अपने फिर जो प्राइसेस है वो गिरा दूँगी, तो मेरे गुड्स की सेल फिर बढ़ जाएंगी. तो जहाँ पे कंपटीशन रहता है यू कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस. लेकिन अगर मैं सिर्फ अकेले बेचूँगी, मेरे पास मोनोपोली है, मैं सिर्फ अकेली रहूँगी, कंपटीशन नहीं रहेगा, तो क्या होगा, मैं चाहे जितना मर्जी आई कैन कीप द प्राइस ऑफ द गुड्स. तो मैं चाहे जितने में भी बेचूँ और कोई कंपटीशन नहीं है तो लोगों को उतने में ख़रीदना ही पड़ेगा, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है इसमें. तो उस ज़माने में ऐसे करके प्रॉफिट्स कमाए जाते थे.